सभी का स्वागत है। अध्याय पहला क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका यह तीसरा हिस्सा है और इस अध्याय में पढ़ेंगे पुरातत्वविद, पुरातत्वविदों के कार्य, इतिहासकार, अतीत एक या अनेक, तिथियों का मतलब, इतिहास और तिथियां, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पुरातत्वविद मतलब किसे कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो कई वस्तुएं ऐसी होती है जो भूतकाल में बनी होती है, उसको प्रयोग में लाई जाती थी, और इस प्रकार की जो चीज़ें होती है जो बहुत ही पुरानी होती है, और ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम पुरातत्वविद कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। तो पुरानी वस्तु, अतीत में बनी हुई वस्तु, प्रयोग में लाई गई वस्तु, लेकिन वह पुरानी हो चुकी है या कुछ मात्रा में नष्ट हो चुकी है, और वह चीज़ किसके लिए कब इस्तेमाल की गई है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके गुणधर्म होती है, उनकी कुछ विशेषता होती है। ऐसी चीज़ों को अध्ययन करने वाले लोगों को हम बोलेंगे पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद के कार्य क्या होते हैं? तो उनका कार्य होता है कि पुरातन काल में पत्थर, ईंटों से बनी हुई इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियाँ जो बनी हुई थी उनका अध्ययन करना है। उनको ये पता लगाना है कि यह पत्थर या ईंटों से बनी इमारतें किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई और कैसे बनाई। इन प्रश्नों के उत्तर उनको ढूंढना पड़ता है। चित्रकारों ने चित्र बनाए थे, मूर्तिकारों ने मूर्तियाँ बनाई थी, यह मूर्तियों का भी उनको अध्ययन करना पड़ता है। दूसरा कारण है, उस जमाने में औजारे होते थे, हथियार होते थे, बर्तन, आभूषण, सिक्के होते हैं, तो उनकी खोजबीन करना पड़ता है, उनकी छानबीन करनी पड़ती है, खुदाई के माध्यम से उनको निकालना पड़ता है। तो ये हो गए पुरातत्वविद्या के कार्य। तीसरा है, उनको ये भी पता लगाना होता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्योंकि आज हम जो कुछ रहन सहन है, हमारा पहराव है, हमारी बोलचाल भाषा होती है या व्यवहार होते हैं, वो प्राचीन काल में बहुत ही भिन्न होते थे। और इसीलिए यह क्या खाते थे, उनके जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि इन जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की जो हड्डियाँ मिलती है, इससे पता चलता है कि उन लोग अपने खाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह प्राचीन नगर से एक प्राप्त है और यह 4700 वर्ष पुराना बर्तन है। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ पुराने चांदी के सिक्के हैं और यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे, आज के ज़माने के कॉइन्स जो होते हैं ये इससे बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से हम अतीत में किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार की राज्य, किस प्रकार का धर्म, किस प्रकार का शासन होता था, इसकी जानकारी हम इन चीज़ों के माध्यम से कर सकते हैं। अगला मुद्दा है, इतिहासकार कौन होते हैं? तो सिंपल भाषा में कहेंगे, जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहेंगे। जो भूतकाल का, जो हो चुका है, उसका अध्ययन करने वाले लोगों को हम बोलेंगे इतिहासकार। और यह इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए पांडुलिपियाँ, जैसे इसके पहले हमने देख चुके हैं कि पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं, अभिलेख होते हैं। पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार इन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से जो अतीत हुआ है, जो हमको मालूम नहीं है, उसकी जानकारी हमारे सामने पेश करते हैं ये इतिहासकार लोग। और स्रोत से जो जानकारी प्राप्त होती है, अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक लगता है, क्योंकि हमारे एक मन में एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, जिसके माध्यम से हम रोचक बातें या अतीत को जानने के लिए हम और कोशिश करते रहते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जो होते हैं ये जासूसों की तरह होते हैं, जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर हमारे अतीत को हमारे सामने पेश करते हैं। कि जैसे कि हमने इसके पहले देख चुके हैं कि 5 Ws, हु,
व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं 5 आंसर डब्ल्यूज। तो ये जो अब इतिहासकार और पुरातत्वविद होते हैं ये भी जासूसों की तरह काम करते हैं, पुलिस वालों की तरह काम करते हैं, जो पूरी की पूरी जानकारी हमारे सामने पेश करते हैं कि जब यह लोग इस तरह से पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व कुछ जानकारी होती है, कुछ माध्यम होते हैं, इनके माध्यम से यह जानकारी हमारे सामने पेश करते हैं। आगे देखते हैं कि लोगों की बात करते हैं कि उस जमाने में, जैसे आप यहाँ चित्र देख रहे हैं कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज। तो उस जमाने में भी सामाजिक एक संरचना होती थी, सामाजिक स्तर होते थे। तो सबसे पहले जो है वो कॉमन लोगों का ग्रुप है, ये आम लोग है। तो आम लोगों में आप देख सकते हैं कि लुहार है, मजदूर है, कुछ किसान लोग हैं या काम करने वाले हमाल लोग हैं। तो इस तरह से ये लोग होते थे कि जो आम लोगों के रूप में जाने जाते थे। उनके बाद जो सरदार, सामंत, जमींदार लोग होते थे उनका यह दूसरा ग्रुप होता था। और उसके ऊपर कुछ धर्मगुरु होते थे जो धार्मिक प्रभाव उन सोसाइटी पर या समाज पर होता था, उनका ग्रुप होता था। और उसके ऊपर जो होता था वो किंग होता था, राजा होता था। तो इस तरह से उस जमाने में सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तर होते थे। और आगे का मुद्दा हम ये देखने वाले हैं कि आम लोग और राजा रानी लोगों में क्या फर्क है। कि जैसे यहाँ हम देखते हैं कि एक मुद्दा दिया गया है कि अतीत एक या अनेक। अतीत मतलब भूतकाल जिसको बोलते हैं, जो हो चुकी है। तो इस किताब में जो अतीत का शब्द इस्तेमाल किया गया है वह बहुवचन के रूप में किया गया है। बहुवचन, अतीत एक नहीं, अतीत अनेक, अतीत अनेक। और इसका कारण यह है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते थे। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखेंगे कि पशुपालक और कृषकों का जीवन राजा और राजनीति के जीवन से बिल्कुल भिन्न होता था। व्यापारियों का जीवन तथा शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल भिन्न होता था। तो इसीलिए अलग अलग लोगों का जीवन अलग अलग होता था, भिन्न भिन्न होता था। और इसीलिए हम अतीत को केवल एक ही रूप के लोगों के रूप में नहीं जानेंगे, तो वो विभिन्न प्रकार के लोगों के रूप में जानेंगे। और इसीलिए अतीत केवल एक नहीं होता, तो वह अनेक होता है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा करते थे, क्योंकि उनके पास नौकर चाकर होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, अमीर धनवान होते थे, और इसीलिए उनको यह काम आसान होता था। लेकिन आम लोग जो होते थे, जैसे कि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, ये आम लोग हो गए। और इसीलिए इनको अपने कार्यों का लेखा जोखा रखने का या उसको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब ये लेखा जोखा जो राजा रानी महारानियों के होते थे, तो उनकी सहायता से या पुरातत्व जो इतिहासकार लोग होते हैं, इनकी सहायता से हम सभी के जीवन के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि यह इतिहासकार या पुरातत्वविद वो यही काम करते हैं कि उस जमाने में विभिन्न प्रकार के लोग किस तरह से रहते थे, खान पान क्या था, पोशाक क्या था, व्यवहार क्या था, व्यवसाय क्या था, भाषा क्या थी, चाली रीति क्या थी, सन समारंभ उत्सव क्या थे, इन सभी की जानकारी हमको यह पुरातत्वविद और इतिहासकार देते हैं। अगला मुद्दा है कि तिथियों का मतलब क्या होता है। तो तिथियां भी महत्वपूर्ण होती है जब हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो ये तिथियां कब शुरू की गई है, तो यहाँ हम बेसिकली एक वर्ष की जो गणना होती है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा, जिसको यीशु ख्रिस्त कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसका मतलब क्या है, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। कि जैसे कि हम अभी इसमें चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ देखिए कि ये एक टाइमलाइन दी गई है। यहाँ ये टाइमलाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु है ये है, इसको हम 0 समझेंगे। और यहाँ यीशु ख्रिस्त का या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। यहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। और यहाँ एक एरो जाता है और इधर एक ऐसा एरो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम 2000 यहाँ लिखेंगे तो यीशु ख्रिस्त के पहले 2000 साल पहले इधर हो गया। और यहाँ हम 2000 लिखेंगे
तो ये भी यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद, ये जन्म के पहले, ये हो गए पहले और ये हो गए जन्म के बाद। अभी जब हम इसको काउंट करेंगे, इसकी गिनती करेंगे, तो हम इस तरह से गिनती करते हैं कि बाएं से दाएं जाते हैं। तो ये हम पूरी की पूरी गिनती इस प्रकार से करते जाएंगे। तो 2000 तो यहाँ हमने लिखे हैं, तो 2000 इसके आगे हम लिखेंगे 1999, 1998, इस प्रकार से हम काउंट करते जाएंगे। और जब यहाँ हम लिखेंगे तो ये 2000 है, तो यहाँ 500 लिखेंगे, यहाँ 1000 लिखेंगे, यहाँ 1500 लिखेंगे। और जब हम इस तरीके से लिखे हुए नंबर को इस साइड से ऐसे पढ़ते जाएंगे तो अपने को यहाँ तक ये जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, यहाँ तक हमारे ये जो नंबर होते हैं ये घटते क्रम में नजर आते हैं। और जब कोई घटना जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद होती है तो उनके जो साल या वर्ष या अंक होते हैं ये बढ़ते क्रमांक में नजर आते हैं। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार? तो कि जैसे कि हमको मालूम है कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु, ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में, 563 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और इनकी मृत्यु भी हो गई है 483, तो इनकी मृत्यु हो गई 483 में हो गई है, ये भी BC में है। तो आप अभी देखेंगे जन्म बड़ी संख्या में नजर आता है और मृत्यु छोटी संख्या में नजर आता है। इसका मतलब ये है कि जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को यहाँ अगर मानते हैं और उसके पहले के जितनी भी घटनाएं होती है उन घटनाओं का क्रम जैसे हम पढ़ेंगे तो पहला क्रम मतलब कि जन्म जो होता है वो बड़ी संख्या में मतलब 563 में आता है और मृत्यु होता है क्योंकि ये क्रम कैसा होता है, घटता जाता है, 483 में मृत्यु होती है। तो मतलब क्या है कि 563 से 463, तो 563 से 583 छोटा नंबर है, छोटा अंक है। और इसीलिए जैसे जैसे हम यहाँ से जाएंगे तो अपने को जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी घटनाएं हुई है उनके वर्ष के जो अंक होते हैं वो घटते क्रम में नजर आते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो भी घटना होती है तो वह घटनाएं बढ़ते क्रम में नजर आती है। तो इस तरह से हम यहाँ टाइम लाइन जिसको बोलते हैं, समय गणना जिसको बोलते हैं, यह समझने की कोशिश की है। अगला मुद्दा है इतिहास और तिथियां। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना इतिहास का समय हम तय नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि अंग्रेजी में BC शब्द होते हैं, कोई भी अगर साल होते हैं कि जैसे हमने बोले थे कि गौतम बुद्ध का जन्म है कि जो 563 में हुआ है तो हमने उसके आगे BC लगाए थे। तो BC का तात्पर्य होता है कि बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है कि यह घटना हुई है जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी और इसका तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद। और इसीलिए जो यहाँ हमने जो टाइम लाइन बताई गई है जैसे कि यहाँ टाइम लाइन हमने दिखाए थे, तो ये हो गया, इधर की बाजू होती है BC और इधर की बाजू होती है AD। तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो इस तरह से हम यहाँ टाइम लाइन को समझते हैं। और कभी कभी AD के जगह क्या होता है कि C या BC की जगह BCE का इस्तेमाल किया जाता है कि C अक्षरों का प्रयोग होता है कि कॉमन एरा और BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। तो BC के जगह BCE और AD की जगह CE इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। और विश्व में अधिकांश देशों ने अब इस कैलेंडर का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और इसीलिए यह कैलेंडर विश्व मान्य है। और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है कि बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले। तो ये भी एक क्या है, भूतकाल या अतीति हो गया है। जैसे कि आप इस टाइम लाइन में भी देख सकते हैं कि यहाँ हमारे
जैसे कि यहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है इस समय, और इनके जन्म के पहले की जितनी भी घटना है ये बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी कहा जाएगा, और जन्म के बाद जितनी भी घटना हुई है उनको एनो डोमिनी या कॉमन एरा भी कहा जाता है। और कभी कभी हम इसको बीपी या बिफोर प्रेजेंट मतलब बिफोर एडी 1950, बीपी जब हम बात करते हैं तो वो 1950 से पूर्व की बातें जो होती है तो वो हम बिफोर प्रेजेंट कहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए 2000 साल का भी यहाँ की गणना की गई है और 2000 साल यहाँ भी है। तो जब हम ये चीज़ें यहाँ से पढ़ते जाएंगे तो इनका क्रम कैसा होता है, घटता होता है, और यहाँ से हम पढ़ते जाते हैं तो इनका क्रम कैसा होता है, बढ़ता जाता है। तो ये हो गया है कि एडी और बीसी में फ़र्क आप देख सकते हैं कि यहाँ 218 बीसी बताया गया है। दूसरी बात है एडी 1066, एडी 1950। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ संख्या बढ़ती जाती है, यहाँ संख्या घटती जाती है। तो इस तरह से यह बीसीई और एडीसीई टर्म्स को हम समझ लिए हैं। अभी और यह पिक्चर देखिए कि किसी व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ है, मतलब क्या, जीसस क्राइस्ट का जन्म यहाँ हुआ है, ठीक है। तो जब हम अगर देखिए यह एक व्यक्ति है, इसका जन्म 199 में हुआ है और इसकी मृत्यु हो गई है 100 बीसी में। इसका जन्म हुआ है 99 बीसी और मृत्यु हो गई है 1 बीसी। तो इस तरह से, और एडी की हम बात करेंगे तो 1 एडी में इसका जन्म हुआ है और 99 एडी में इसकी मृत्यु हो गई है। 100 एडी में इसका जन्म हुआ है, 199 एडी में इसकी मृत्यु हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि यहाँ संख्या जो गणना कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती रहती है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और यहाँ फर्स्ट में संख्या कैसी होती है, बड़ी होती है, और लास्ट में संख्या कैसी होती है, छोटी होती है। तो ये इस तरीके से हम बीसी और एडी को समझ लेते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी बताई गई है कि कृषि का जो आरंभ हुआ है वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर है वो 4700 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है, और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य का निर्माण हुआ है वो 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान जो हम बोलते हैं लगभग 2000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्या, कब, कैसे और कहाँ अध्याय आपको समझ में आया होगा, इसकी उम्मीद करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।